नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। चुनाव से पहले बजट का विरोध हुआ तेज। निर्वाचन आयोग से मिले कांग्रेस समेत 8 दल। शिवसेना का मिला साथ। तारीखों में बदलाव से सरकार का इनकार। अखिलेश यादव के पक्ष में आए 200 से ज्यादा विधायक। हलफनामे पर किए हस्ताक्षर। दोनों टीमों को सोमवार तक चुनाव आयोग में देना है जवाब। दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर संविधान पीठ में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने माना स्पष्ट होनी चाहिए नीति। अगले चुनाव से पहले आएगा फैसला। राष्ट्रपति ने जताई अस्थायी मंदी की आशंका। सरकार को गरीबों का खास ख्याल रखने की नसीहत। नोटबंदी पर पहला सार्वजनिक बयान। केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए सीबीआई ने डाला दबाव। वीआरएस के लिए लिखी चिट्ठी। और देखते हैं पहली खबर। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और मुलायम गुट में दूरियां कम होती फिलहाल नजर नहीं आती। चुनाव आयोग की ओर से नोटिस के बाद अखिलेश खीमा विधायकों और सांसदों के समर्थन के हलफनामा जुटाने में लगा हुआ है। तो लखनऊ में हुई बैठक में करीब 200 विधायकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में हलफनामे पर दस्तखत किए। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी नेताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने में जुट गए हैं। उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की। विधायकों, सांसदों और नेताओं से अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र लेने का काम शुरू हो गया। करीब 200 विधायक खुलकर अखिलेश के साथ आ गए हैं। निर्वाचन आयोग जो तय करेगा वो ठीक है। अभी हम लोग, हमारा चुनाव निशान भी अखिलेश यादव है, हमारा चेहरा भी अखिलेश यादव है। मीटिंग में दिशा निर्देश, राय मशवरा और जो भी चुनाव को लेकर है रणनीति वो तय कर दी जाएगी। और शिवपाल जी तो दिल्ली पहुंच गए। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारे नेता हैं। बीजेपी का दावा है कि उसे समाजवादी पार्टी में जारी विवाद का चुनाव में फायदा मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस ने किसी दल के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज किया है। कौन लोग किससे बात करेंगे और वो लोग किससे बात करेंगे, तो करनी तो चाहिए। तो ऐसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं हुई है। इनके झगड़े से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलने वाला है 11 मार्च को। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये चाहती है कि ये कुशासन, भ्रष्टाचार और गुंडाराज से मुक्ति मिले। इस बीच अखिलेश यादव ने देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिले के पूर्व पार्टी अध्यक्षों को बहाल कर दिया है और उन्हें पार्टी को मजबूत करने को कहा है। इन सभी जिला अध्यक्षों को शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हटा दिया था। नेताओं को ये भी नहीं पता कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। साथ ही पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी चुनाव में वैलिड रहेगा या नहीं, ये भी नहीं मालूम। और ये सब तब जब चुनाव की अधिसूचना जारी होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पार्टी में जारी विवाद के बीच आज फिर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अशोक रोड स्थित आवास पर एक बैठक की, जिसमें शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा मौजूद थी। माना जा रहा है कि इसमें पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले उन्होंने सोमवार को दिल्ली में निर्वाचन आयोग के सामने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। चुनाव चिन्ह को लेकर पार्टी के दोनों ही गुटों को 9 जनवरी तक चुनाव आयोग को हलफनामा देने हैं, जिसमें दोनों गुट अपने समर्थक विधायकों और सांसदों की सूची और साथ ही शपथ पत्र सौंपेंगे। हालांकि पार्टी में कुछ नेता अभी भी सुलह कराने के प्रयासों में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच सुलह की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री अखिलेश से फिर मुलाकात की। उनका कहना है कि कुछ लोगों के चलते पार्टी में विवाद और नुकसान हुआ है। साथ ही आजम खान ने पार्टी विवाद सुलझने की पूरी उम्मीद जताई। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान। आज मीटिंग हुई सीएम के घर पर। हमें पता चला है कि 200 से ज्यादा एमएलएज ने अपना सपोर्ट उन्हें दिया है। क्या हुआ उस मीटिंग में? मामला सिर्फ सपोर्ट होने नहीं होने का नहीं है। मामला सिर्फ इतना है और विवाद बस इतना है, परेशानी इतनी है
कि ये मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का जो विवाद है या थोड़ा सा दूरी है, वो राजनीतिक दूरी है, पारिवारिक दूरी है, इसे इस तरह दूर होना चाहिए कि लोगों को उसका एहसास हो। चीफ मिनिस्टर की देखिए 3 डिमांड है कि अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाए, शिवपाल यादव का नॉन इंटरफेरेंस और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एकाधिकार। क्या मुलायम सिंह यादव इस बात को मानेंगे? कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बातें मानी जाएं। वैसे इनमें से बहुत सी बातों के लिए नेताजी तैयार हैं। अगर पार्टी बढ़ जाती है, नया सिंबल मिलता है, तो आप लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे इतनी जल्दी? क्यों? इलेक्शन तो जो पार्टी का एक कैंडिडेट होता है वो भी लड़ता है, यहाँ तो मेजॉरिटी की सरकार है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी के इस कला पर और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं के विक्रम राव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा कि आज जो बैठकें हुई और आजम खां जैसा कि कह रहे हैं, अभी भी उन्हें उम्मीद है कि जो अखिलेश यादव की ओर से कुछ शर्तें हैं, उसमें से ज़्यादातर शर्तों पर मुलायम सिंह का रवैया पॉजिटिव है। क्या कुछ खबरें लखनऊ में और किस तरीके से आप देखते हैं, क्या अभी भी सुलह का जो रास्ता है वो सकरा ज़रूर है लेकिन बंद नहीं हुआ है? कभी मेरी राय में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि आजम खान लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद उनकी है, लेकिन मुझे लगता है कि सफल होंगे, क्योंकि बाप बेटे में तनाव इतना ज़्यादा हो गया है। और खासकर अखिलेश को जब से 200 लोगों में समर्थन मिल गया विधायकों का, उनकी अहंकार प्रवृत्ति बढ़ गई है। पिता ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फिर भी अखिलेश जो आज कर रहे हैं, अगर देखें मुझे तो पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम के को मद्देनजर रखकर मुझे लगता है कभी इनकी संभावना नहीं है। कल परसों तक शायद फाइनली बातें खत्म हो जाएंगी। अब प्रश्न ये नहीं है कि सुलह हो, प्रश्न ये है ये जो चुनाव लड़ेंगे दोनों गुटों के लोग एक ही सिंबल या अलग सिंबल पर, उनका प्रचार प्रसार कब करेंगे, वो किस आधार पर वोट मांगेंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो ने जारी किया है और उनका प्रोग्राम क्या होगा, वोटर्स के स्लोगन क्या होंगे, ये तमाम जो प्रक्रिया मांगी होगी चुनाव अभियान की, ये कब शुरू करेंगे? पहली पोलिंग होने जा रही है 11 फरवरी को, आज 5 तारीख हो गई है, मुश्किल 4 हफ्ते ही नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई इस नुकसान को बचा पाएगा। दोनों गुटों को बहुत जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, मेरा राजनीतिक आंकलन यही है। क्या राव साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश खेमा कांग्रेस आरएलडी के साथ गठबंधन की बातचीत है जो अनाउंस हो सकती है अगले 1 से 2 दिन के अंदर, और इसके चलते जो थोड़ा सा वजन है उस चुनाव में इस खेमे को मिल सकता है, यानी कि कुछ वेटेज मिल सकता है? अगर ये गठबंधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी को तो फायदा होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 403 सीटों के लिए नाम भेज दिए हैं अपने हाईकमान को जी। एक सीट पे 2-2, 3-3 नाम भेजे, अर्थात करीब 1000 नाम कांग्रेस पार्टी ने भेजे हैं 403 विधानसभा की सीटों के लिए। अब अगर समझौता होता है और कोई बंटवारा होता है, गठबंधन होता है कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, किसकी सीटें काटेंगे, किसको हटाएंगे, विद्रोह हो जाएगा प्रत्याशियों का, इस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी भी रुचि लेगी, क्योंकि आज उनके प्रवक्ता बता रहे थे जी, बहुत कठिन होगा कांग्रेस पार्टी को भी 403 सीटें काटने से। बिल्कुल। और ये नहीं हुआ तो तय है कि पंचकोणी या षडकोणी मुकाबला होगा इन 403 सीटों पे। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और स्वतंत्र पार्टी, और ऐसे में राव साहब ये लोग रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अगर ये मान लिया जाए कि दोनों गुट अलग अलग चुनाव मैदान में उतरते हैं और गठबंधन भी नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में इसका सीधा फायदा आप किसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी या फिर बीजेपी, या फिर जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक हंग असेंबली की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ सकता है? हंग असेंबली तो होने जा रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी अभियान काफी तेज कर रखा है और उसे अपेक्षा है मुस्लिम वोटों से, लेकिन मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिल सकते हैं कुछ माने में।
तो बहुजन समाज पार्टी को तात्कालिक फायदा होगा कि समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों के झगड़ों से। ये एक आंकलन निकल के आ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अभियान कर रही है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जी बहराइच नहीं जा पा रही, बाकी सब जिलों गए, मुरादाबाद, लखनऊ, तो भारतीय जनता पार्टी की रेस ला रही है। एक पार्टी जो नंबर 4, नंबर 3 पर थी भारतीय जनता पार्टी एक महीने पहले, अब वो नंबर 2 तक पहुंच गई है। तो अगर इस समग्रता से हम लोग देखें तो बहुजन समाज पार्टी बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, समाजवादी पार्टी नीचे गिरी है। अभी 2 पायदान पर है, हो सकता है तीसरे पायदान पे आ जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वहाँ से जानकारी दी और तमाम जो आंकलन आपका अब तक का, उसके आधार पर आप जो कह रहे हैं कि सुलह की कोशिश फिलहाल समाजवादी पार्टी में अब नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये थी हमारी पहली खबर। उधर चुनाव तारीखों के ऐलान के अगले ही दिन बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द होगा। बीएसपी की सूची में 36 सीटों पर मुस्लिम जबकि 17 पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को ही कहा था कि बीएसपी के सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। साथ ही मायावती ने बीएसपी पर जातिवादी पार्टी होने के आरोप को खारिज किया और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल है उसमें बीएसपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हम हैं इस वक्त गोवा में भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। फिल्मों का शानदार मेला, देश विदेश की फिल्मों की धूम, देखिए भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर हमारी खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट पेश करने के मसले को लेकर कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से दखल की मांग की है। विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बीजेपी चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। शिवसेना ने भी बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने हालांकि कहा कि बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। उधर पीटीआई के मुताबिक बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच हो सकता है। चुनाव से पहले बजट पेश करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन दलों ने कहा कि आयोग 8 मार्च के बाद बजट पेश करने का आदेश दे। 8 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतदान पूरा हो जाएगा। अगर सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो राज्य सरकार की हो या नेशनल लेवल की हो, अगर वो बजट में कई कंसेशन देंगे तो उससे रूलिंग पार्टी को लाभ होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इलेक्शन के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। For the budget may have some popular schemes which will have an impact among the voters. So in order to ensure a fair and free election, we requested the intervention of the election commission. विपक्षी दलों के साथ एनडीए के घटक दल शिवसेना ने भी बजट की तारीख बदलने की मांग की है। जो घोषणाएं होती है बजट में, वो हमेशा पॉलिटिकल घोषणा होती है। उसको तो सब लोग विरोध करेंगे और फिर एक बार सदन नहीं चलेगा, हंगामा होगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार का कहना है कि बजट पेश करने की तारीख का फैसला चुनावों के ऐलान से पहले ही हो गया था, इसलिए बजट तय समय पर ही पेश होगा। चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीपीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। इसलिए जो है हमें लगता है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से भी दखल की मांग की है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर गौर करने का भरोसा दिलाया है। 2012 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भी यही स्थिति बनी थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च को पेश किया था।
प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पूर्व सैनिकों का साथ मिल गया है। 1 साल से जंतर मंतर पर धरना देने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह ने चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही। कांग्रेस को ओआरओपी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे रिटायर मेजर जनरल सतबीर सिंह का साथ मिला है। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने चुनाव में पूर्व सैनिकों के समर्थन का भरोसा जताया। रेवाड़ी में वायदा किया, एश्योरेंस दी कि हम अगर हमारी सरकार 2004 में आ जाती तो आज 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल ही ना उठता। ये बोला था आज के प्रधान सेवक जी ने। इस मौके पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पूर्व सैनिकों के लिए किए कामों की जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूर्व सैनिकों की 21 मांगों को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। There are 21 issues which we are putting in our manifesto for ex-servicemen. I'll just read them through. War Jagirs are there, improvement of sane rest houses, non-payment of cash incentives, honoring guarantee award winners and ex-servicemen. अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में भी जवाब दिया। वो नवजोत जी आ रहे हैं, उनकी आज वाइफ का भी बयान आया अखबारों में कि he is joining us in the next couple of days and he will be fighting अमृतसर ईस्ट। बुधवार को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। इसके बाद सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में तेजी से सुनवाई करेगा और इसके लिए जल्द ही संविधान पीठ का गठन होगा और अगले चुनाव से पहले फैसला आने की संभावना है। पीठ इन सवालों पर सुनवाई करेगा कि गंभीर अपराधों में जिन पर आरोप तय हो चुके हैं उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए या फिर नहीं। वहीं ट्रायल के लिए किस स्तर पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म की जा सकती है। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। मौजूदा कानून के मुताबिक अगर किसी को गंभीर अपराध में सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता और जनप्रतिनिधियों की सदस्यता खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक सुस्ती आएगी। हालांकि उन्होंने माना कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने राज्यपालों और उपराज्यपालों को नए साल के मौके पर संबोधित करते हुए ये बात कही। नोटबंदी पर राष्ट्रपति का ये पहला सार्वजनिक बयान है। उन्होंने गरीबों की दिक्कतें दूर करने की नसीहत भी दी। राष्ट्रपति ने कहा है कि गरीब अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग की है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि सीबीआई उन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रही थी। उधर सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के आरोपों को नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल के करीबी नौकरशाह रहे राजेंद्र कुमार ने भी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार से वीआरएस की मांग की है। चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने उन्हें और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए लोगों पर दबाव बनाया। और भी रास्ते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। मैं उन रास्तों को ढूंढूंगा, चलूंगा। राजेंद्र कुमार के आरोपों के बाद सीबीआई की तरफ से बयान जारी किया गया। एजेंसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राजेंद्र कुमार ने अलग अलग पदों पर रहते हुए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया और उनके आरोप केस को कमजोर करने की कोशिश है। इस मामले में राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों देश में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं और ये आज से नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत इनको बिल्कुल हजम नहीं हो रही। आरोपी होने के बावजूद उनको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ऑफिस में रखा, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। तभी से सवाल उठना हो गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोधी हैं या समर्थक हैं। राजेंद्र कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रधान सचिव थे। उन्हें सीबीआई ने पिछले साल जुलाई में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले 50 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में जांच एजेंसी ने राजेंद्र कुमार से कई बार पूछताछ भी की थी। जिस तरह से राजेंद्र कुमार ने पहले वीआरएस की मांग की और फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता की सेवा करने की बात कही, उससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
नोटबंदी और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के मुद्दे पर टीएमसी ने आज लगातार तीसरे दिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं पर हमले के मसले पर आज गृहमंत्री से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस के नेता कोलकाता से लेकर दिल्ली तक केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर सांसद साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ कार्यालय पहुंच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कलकत्ता में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। Against Prime Minister Narendra Modi's demonetization and not political vendetta against Trinamool Congress people. So we are protesting and such protest will go on. It is told by Supreme Court that CBI is a case parrot, speaks for his master. Now master is Narendra Modi, CBI is working for him. टीएमसी ने अपने सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई पर भी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद कलकत्ता में बीजेपी के दफ्तरों और कार्यालयों पर हमले किए गए। इसी मुद्दे पर बंगाल इकाई के बीजेपी नेताओं ने गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ममता जी बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को क्यों भेज रही तृणमूल के। दरअसल चिटफंड रोज वैली घोटाले में शनिवार को पहले टीएमसी के सांसद तापस पाल और बाद में मंगलवार को सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी सांसदों पर शिकंजा कसने के बाद से ही टीएमसी सड़कों पर उतर आई। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान को मंजूरी न मिलने पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार आमने सामने है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के विकास में रोड़े अटका रहा है, तो बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के भागीरथी मास्टर प्लान को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने का विरोध तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। हमारे मास्टर प्लान को रस्सी का टुकड़ा बना करके उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके रिजेक्शन का अर्थ है कि भागीरथी नदी घाट क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र के सामने 9 सूत्रीय मांग भी रखी है। हमारी जो ग्रीन बोनस की बात है, नमामि गंगे में जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं, उसके अलावा हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म कर दिया गया। इस तरह के 9 मांगों को लेकर के केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठा रही है। पार्टी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान ही भागीरथी के आसपास के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ये मास्टर प्लान सौंपा था। इसमें 10 छोटी पन बिजली परियोजनाएं लगाने की बात थी। केंद्र का कहना है कि मास्टर प्लान अधिसूचना के मुताबिक तैयार नहीं हुआ है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। एक तरफ तो इस पर्वतीय राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का केंद्र सरकार पर आरोप है, तो दूसरी तरफ इस चुनावी वर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एकजुटता का मुजाहरा भी। कैमरामैन सुदीप्तो दास के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत ने कहा है कि वो नेपाल और चीन के साझा सैन्य अभ्यास को तवज्जो नहीं देता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल से भारत के गहरे सामाजिक और सैन्य रिश्ते हैं और ये किसी दूसरे देश के साथ नेपाल के संबंधों पर निर्भर नहीं करते। भारत का बयान ऐसे वक्त आया है जब नेपाल में प्रचंड की सरकार बनने के बाद रिश्ते बेहतर हुए हैं। भारत ने कहा है कि नेपाल और चीन के बीच साझा सैन्य अभ्यास से रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। मोबी नेपाल को Honorary Maharathi cha. I am also Honorary General of the Nepal Army. That is the type of relationship. Now with this kind of a relationship which is so unique, it stands firmly on its own footing. And in this, we do not view relations through a third country prism. नेपाल इस महीने के आखिर तक चीन से सैनिक अभ्यास करने वाला है।
ये अभ्यास ऐसे वक्त हो रहा है जब अजहर मसूद और एनएसजी की सदस्यता को लेकर भारत और चीन के रिश्ते असहज हैं। Two countries doing exercise do not imply anything at all. We do exercise with China. We also do exercises with United States. We do exercises with France and we do with Russia. Does it mean anything? So let's not view it that way at all. नेपाल ने कहा है कि चीन के साथ सैन्य अभ्यास आपदा प्रबंधन और आतंकवाद के खिलाफ है और इससे भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो नेपाल एक सार्वभौम देश है और उसे अपनी खुद की समझदारी का परिचय देने की पूरी छूट है, लेकिन जिस तरह के रोटी बेटी के संबंध भारत और नेपाल के बीच में रहे हैं और जिस तरह की सुरक्षा चुनौतियां भारत के सामने है, वैसे में नेपाल को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और भारत और चीन के बीच की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में नहीं आना चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। तो खबरों के आज के सफ़र बस इतना ही, लेकिन जाते जाते बात गुरु गोविंद सिंह जी की, जिनकी आज 350वीं जयंती है, छोड़ जाते हैं कि आज देश भर में उनकी याद में किस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नमस्कार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर में नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारों में विशेष अरदास और शबद कीर्तन का आयोजन हुआ। जगह जगह पर लंगर लगाए गए। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में प्रकाश उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। इसकी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। समारोह में शिरकत करने के लिए देश विदेश से करीब 5 लाख श्रद्धालु पटना पहुंचे। यहां हुए समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। उन्होंने विशेष डाक टिकट जारी किया और गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए रास्तों पर चलने की अपील की। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़के समाज को एकता के सूत्र में बांधना, सबको समानता, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद न हो, उसके लिए जीवन पर्यंत अपनों के बीच भी वो आग्रह पूर्वक बातों को मनवाने में अपना जीवन खपाते रहेंगे। उन्होंने इस भव्य जो आयोजन है जो नीतीश कुमार ने किया उसके लिए उनकी बहुत तारीफ की और साथ ही दशमेश पिता की जो शहादत है उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी शहादत ना कभी किसी ने दी और ना ही शायद कभी कोई दे सकेगा, और क्योंकि उसी शहादत की वजह से, वही सैक्रिफाइस की वजह से आज हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो जिंदा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने समाज में बदलाव के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी को याद किया। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ आरंभ किया। इस अवसर का लाभ उठाकर हम सर्वंस दानी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवनी उपदेशों, विचारों और कृत्यों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को और बेहतर और खुशहाल बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। उन्होंने ही खालसा पंथ और पंच प्यारों की स्थापना की। परोपकार, त्याग और शौर्य की मिसाल गुरु गोविंद सिंह जी का साहित्य में भी लगाव था, जिससे उन्हें संत सिपाही भी कहते हैं। रवलीन कौर अरोड़ा, राज्यसभा टीवी, पटना।